अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश टू एफ ए कोर्स कोड 387 की यूनिट नंबर 3 है गिविंग इंस्ट्रक्शन टू डू थिंग्स। तो गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू डू थिंग्स का मतलब होता है काम करने के लिए हदायत देना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अक्सर दूसरों को कोई काम करने के सिलसिले में हदायत देते हैं। इसी तरह दूसरे लोग भी हमें हदायत देते हैं। बाज़ औक़ात हमें कोई फॉर्म पुर करना पड़ता है जिसको दी गई हदायत के मुताबिक पुर करना होता है, या बाज़ औक़ात हम कोई नई मशीन या आला खरीदते हैं जिसको दुरुस्त तौर पर चलाने के लिए हमें दी गई हदायत को गौर से पढ़ना होता है। इसी तरह इम्तिहान में पर्चा हल करते वक्त हमें दी गई हदायत को गौर से पढ़ना पड़ता है ताकि किसी सवाल को गलत हल कर देने से हमारे नंबर ज़ाया ना हों। मुख्तसर ये कि हम जो काम भी करते हैं उसके लिए हम कुछ हदायत पर अमल करते हैं। मसलन माँ बच्चों से कहती है मीठी चीज़ें कम खाया करो, डॉक्टर मरीज़ से कहता है चिकनाई का इस्तेमाल कम करो, वर्जिश ज़्यादा किया करो। इसी तरह माँ बेटी को कहती है पहले सब्ज़ी को अच्छी तरह धो लो फिर इसे काटो। तो इसी तरह इंग्लिश में हदायत देने के लिए हम अक्सर मंदरजा झैल किस्म के एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, आफ्टर यू हैव डन दैट यू, द नेक्स्ट थिंग यू डू इज़, डोंट फॉरगेट टू, मेक श्योर यू रिमेंबर टू, बी केयरफुल नॉट टू। नेक्स्ट है जी, यू आर गोइंग टू लाहौर फॉर 1 month to attend a workshop. In your absence, you would like your friend who is staying in the house to keep your house and particularly the kitchen neat and clean after use. Write at least 10 instructions to her or him regarding the cleanliness of the kitchen. ताकि आप लाहौर वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, आपकी गैर मौजूदगी में आपका दोस्त जो है आपके घर में है, तो आप उसको हदायत दें। कम से कम 10 फ़िक्रे लिखें, हदायत दें उसको कि किचन को या घर को किस तरह साफ़ रखना है, इस्तेमाल करने के बाद उसको किस तरह साफ़ रखना है। तो ये एक सैंपल के तौर पर पैराग्राफ दिया गया है कि इस तरह आपने इंस्ट्रक्शन जो है किसी भी शख्स को किस तरह इंस्ट्रक्शन देनी है। तो ये एक सैंपल के तौर पर पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है, देखना है कि कैसे जो है अगर ये आ जाता है किसी भी मौजू के ऊपर आ जाता है कि इसके रिलेटेड आप इंस्ट्रक्शंस दें और 10 जुमले लिखें, तो आपने किस तरह लिखने हैं ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनमें इम्पेरेटिव सेंटेंस ही इस्तेमाल होते हैं। जब भी आपने इंस्ट्रक्शन किसी को देनी है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं, किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हम देखते हैं जी। मिसाल के तौर पर ईट योर लंच, क्लोज योर आइज़, ईट योर लंच, क्लोज योर आइज़, कीप क्वाइट। इस तरह के फ़िक्रे जो होते हैं वो इम्पेरेटिव फ़िक्रे कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब से शुरू होता है। ये ईट वर्ब, क्लोज भी वर्ब है, कीप भी वर्ब है, तो ये वर्ब से शुरू होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। किन किन सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं, टू गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि टेक दैट च्यूइंग गम आउट ऑफ योर माउथ, ये च्यूइंग गम जो है अपने मुंह से बाहर निकालो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, मोबाइल बंद कर दो। यानी कि डायरेक्ट ऑर्डर देने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन के लिए भी, हदायत देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ओपन योर बुक, टेक 2 टैबलेट्स एवरी इवनिंग,
कीप द क्लासरूम क्लीन, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ऑन साइंस एंड नोट्सेस, साइंस और नोट्सेस जो है उन पे भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। टू गिव फ्रेंडली इनफॉर्मल एडवाइस, दोस्तों को गैर रस्मी नसीहत करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। टू गिव डायरेक्शंस देने के लिए भी जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। तो आपने जब भी कोई इंस्ट्रक्शन वाला फ़िक्रा लिखना है, किसी को हदायत देनी है, तो आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है जी, इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटेड एंड इम्प्लाइड मीनिंग्स। तो स्टेटेड एंड इम्प्लाइड मीनिंग्स का मतलब होता है वाज़े और पोशीदा मफ़हूम। स्टेटेड वाज़े एंड इम्प्लाइड पोशीदा मीनिंग्स, मानी या मफ़हूम। हम जो भी इबारत पढ़ते हैं वो ख्वाह छोटी हो या बड़ी, इसमें आमतौर पर दो तरह के मफ़हूम पाए जाते हैं। एक तो उसका सीधा साधा और बिल्कुल वाज़े मफ़हूम होता है जो कि बराह रास्त अल्फाज में बयान किया गया होता है। दूसरी तरफ ज़रा गौर किया जाए तो बाज़ औक़ात इबारत के बैनल सतूर एक दूसरा मफ़हूम भी पोशीदा होता है और पढ़ने वाले को अपने साबिक़ा इल्म को इस्तेमाल करते हुए उस मफ़हूम को अख़ज़ करना होता है। मिसाल के तौर पर हम दो जुमले लिखे हुए हैं सामने, उनको देखते हैं समझने के लिए कि स्टेटेड और इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है। पहला जुमला है जी, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता। दूसरा जुमला है, आई डोंट वांट टू स्विम टुडे, आज मैं तैरना नहीं चाहता। पहले जुमले के मानी बिल्कुल वाज़े हैं कि बयान करने वाले को तैरना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। लेकिन दूसरे जुमले पर ज़रा गहरी नज़र से गौर करें तो जुमले के सादा मैनी के अलावा ये मैनी भी अखज़ होते हैं कि बयान करने वाले को तैरना आता है लेकिन आज उसका दिल तैरने को नहीं चाह रहा। अगरचे ये मानी इस जुमले में बयान नहीं किए गए, लेकिन बैनल सतूर ये मानी मौजूद ज़रूर है। जिस इबारत के मानी बिल्कुल वाज़े हों उसको स्टेटेड मीनिंग्स, और जिसके मानी बिल्कुल वाज़े ना हों बल्कि कदरे पोशीदा हों उनको इम्प्लाइड मीनिंग्स कहा जाता है। अक्सर छोटी क्लासों के असबाक में स्टेटेड मीनिंग्स वाली इबारत और जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि आला क्लासों के असबाक की अक्सर इबारात जो हैं उनमें इम्प्लाइड मीनिंग्स की सूरत होती है। ज़्यादातर शायरी, मुहावरात, लताइफ और पहेलियाँ जो हैं इनमें इम्प्लाइड मीनिंग्स होते हैं और गहरा गौर व फिक्र करने के बाद उनके मीनिंग्स जो हैं वो समझ में आते हैं। मिसाल के तौर पर हम नीचे एक और इबारत देखते हैं, टुडे सनिया वाज wearing a light pink sari and was looking very good. She is tall and dark. आज इसका तर्जुमा बनता है, आज सानिया ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो दराज कद और गहरे सांवले रंग की है। इस इबारत के कुछ मानी तो बिल्कुल वाज़े हैं कि सानिया दराज कद और हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ मज़ीद मानी इम्प्लाइड मीनिंग इस इबारत से अखज़ हो सकते हैं। मसलन
हम कह सकते हैं कि पिंक कलर सूट्स सानिया, गुलाबी रंग सानिया पर अच्छा लगता है। साड़ी सूट्स टॉल लेडीज़, साड़ी लंबे कद की ख़वातीन पर अच्छी लगती है। यूजुअली सानिया डजंट लुक सो गुड, आमतौर पर सानिया इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। तो लाइट कलर्स सूट डार्क पीपल, हल्के रंग गहरे गंधमी रंग के लोगों पर अच्छे लगते हैं। तो ये इम्प्लॉयड मीनिंग्स भी बनते हैं इस इबारत के। अब हम एक और इबारत देखते हैं, एक और मिसाल देखते हैं। आई वॉज रेडी टू गो विद शाजिया बट ऑन सीइंग फायज़ा विद हर आई ड्रॉप्ड माई प्रोग्राम। मैं शाजिया के साथ जाने को तैयार था या थी, लेकिन उसके साथ फायज़ा को देखते ही मैंने अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। इस इबारत से वाज़ेह मतलब के अलावा मंदरजा झैल इम्प्लॉयड मीनिंग्स भी अहद किए जा सकते हैं। आई वॉज रेडी टू गो, ये तो सीधा साधा हो गया जी, मैं जाने के लिए तैयार था या थी। आई एम ऑन गुड टर्म्स विद शाजिया, यानी कि ये इम्प्लाइड मीनिंग हो गया पोशीदा, जो बताया नहीं गया लेकिन पोशीदा, क्योंकि वो जाने के लिए तैयार थी शाजिया के साथ। तो ये मतलब हुआ कि शी वाज ऑन गुड टर्म्स, आई एम ऑन गुड टर्म्स विद शाजिया के साथ उसके अच्छे तल्लक थे। आई डोंट लाइक द कंपनी ऑफ फायज़ा, लेकिन वो जब उसने फायज़ा को देखा तो उसने अपना प्रोग्राम तर्क कर दिया। इसका मतलब है कि वो फायज़ा की कंपनी को उसको पसंद नहीं है। ये इम्प्लाइड मीनिंग हो गया। इसी तरह हम एक और मिसाल देखते हैं कि अगर आपका दोस्त आपको कहे कि काश मैं इस पार्टी में ना आया होता, तो इस जुमले में पोशीदा मैनी है। वो बज़ाहिर फ़िक्रे में बयान नहीं हुए, लेकिन वो बआसानी समझ आ रहे हैं। यानी ये जुमला जो है, बोलने वाला शख्स पार्टी में आकर खुश नहीं है। ये इम्प्लाइड मीनिंग की एक मिसाल है। तो इस तरह हम इम्प्लाइड और स्टेटेड मीनिंग्स को अखज़ कर सकते हैं। इसी यूनिट में हमारा अगला टॉपिक है जी, राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स। लेटर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। यहाँ आज हम सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स को पढ़ेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर्स गैर रस्मी खत। तो इनफॉर्मल लेटर्स जो है ये कौन लोग किन लोगों को लिखते हैं? ये फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, दोस्तों को लिखते हैं। पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, वालदैन बच्चों को लिखते हैं। चिल्ड्रन टू पेरेंट्स, बच्चे जो हैं पेरेंट्स को लिखते हैं। क्लोज रिलेशंस, जो नज़दीकी रिश्ते होते हैं, ये आपस में ये सारे लोग जो खत लिखते हैं इनको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। वाइल राइटिंग अ लेटर, वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, वेरियस क्वेश्चंस अराइज इन माइंड। जब हम खत लिखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हमारे जहन में आते हैं जब हमने कोई भी खत लिखना होता है। मिसाल के तौर पर, हाउ शुड द पर्सन बी एड्रेस्ड। जब हमें खत लिखना पड़े तो हमारे जहन में आता है कि उसको किस तरह जो है उसका एड्रेस करें उसको। हाउ टू बिगन, शुरू कैसे करें खत लिखना। हाउ टू प्रोसीड और व्हाट टू राइट नेक्स्ट, जब हम शुरू कर लें तो आगे क्या लिखना है। हाउ टू से द राइट थिंग इन द राइट वे, सही बात जो है उसको सही तरीके से किस तरह लिखें। हाउ शुड इट एंड, और इख्तिताम जो है वो खत का किस तरह करें। वेयर शुड द डेट बी रिटन, और डेट वगैरह जो है ये कहाँ लिखनी है। तो मदरजा झैल चीज़ें जो हैं ये हमें ज़हन में रखनी है। ये लेटर लिखते हुए हमने लिखनी होती हैं। द एड्रेस ऑफ द सेंडर, द डेट, द ग्रीटिंग, द ओपनिंग और बिगनिंग रिमार्क्स, द क्लोजिंग रिमार्क्स, द लैंग्वेज और द टोन ऑफ द लेटर। ठीक है जी। एड्रेस ऑफ द सेंडर, अपना पता लिखना होता है, तारीख, सलाम दुआ। ओपनिंग जो है शुरुआत वाले फ़िक्रे, फिर क्लोजिंग रिमार्क्स, अख्ताम वाले फ़िक्रे,
फिर किस तरह की टोन रखनी है, लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल करनी है। ओपनिंग रिमार्क्स, लेटर जो है यूजुअली इस तरह के जो है जुमलों से शुरू होता है। लेटर को जब हम लिखना शुरू करते हैं, जब डेट, एड्रेस, टाइम वगैरह लिखने के बाद इस तरह के जुमलों से इनफॉर्मल लेटर जो है वो शुरू होते हैं। होप एवरीथिंग फाइन इज़ देयर, is fine there, how is life at, it is very long since I heard from you, excuse me for not writing earlier to you, you will be glad to hear that। अगर आप किसी के लेटर, इफ़ यू आर रिप्लाइंग टू समवन्स लेटर यू कैन स्टार्ट विद, अगर आप किसी के खत का जवाब दे रहे हैं तो फिर आप इस तरह के जुमले से शुरू कर सकते हैं। लेटर, थैंक्स फॉर द लेटर, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, इट वाज नाइस ऑफ यू टू रिमेंबर मी, आई वाज प्लीज टू सी योर लेटर, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी। क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं, इख्तिताम वाले फ़िक्रे जो हैं इनफॉर्मल लेटर के, वो इस तरह के हो सकते हैं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, द रेस्ट इन द नेक्स्ट लेटर, विद बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, विद काइंड रिगार्ड्स, गिव माई लव, गिव माई रिगार्ड्स। ये कुछ लेटर हैं, इम्पोर्टेंट लेटर्स लिख दिए मैंने आपके लिए, इंतहाई शॉर्ट बना कर लिख दिए हैं। आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। आप अपनी नोटबुक पे इनको, वीडियो को पॉज करके आप इनको अपनी नोटबुक पे लिख दें। ये इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं। पहला लेटर है जी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। अपने दोस्त को दावत दें कि वो समर वेकेशन जो है, गर्मी की छुट्टियां जो है वो आपके साथ गुजारे। तो ये जो फॉर्मेट होता है लेटर का, इसके अलग नंबर होते हैं। ये जो राइट साइड पे हाउस नंबर 42, स्ट्रीट नंबर 13, मरी 23 मार्च 2021, डियर असद, ये चीज़ जो है, और उसके बाद ये दरमियान में लेटर आ गया, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है बेस्ट विशेस योर्स, आगे अपना नाम कोई भी लिख लें, जिस तरह यहाँ फ़रूक हसन लिखा हुआ है। इसके अलग मार्क्स होते हैं, और दरमियान में जो बॉडी होती है लेटर की, इसके अलग मार्क्स होते हैं। इसलिए आपने ये याद रखना है। ये जो है, ये सैल्यूटेशन या फार्मेट इसको कहते हैं, या सैल्यूटेशन कहते हैं। ये जो फार्मेट है, ये मैंने तो सब लेटर का सेम लिख दिया, आपने इसको याद कर लेना है। हाउस नंबर, हाउस का एच जो है ये बड़ा होना चाहिए, नंबर का एन बड़ा होना चाहिए, उसके बाद फुल स्टॉप है 42, कॉमा, एस टी का मतलब स्ट्रीट, उसके बाद फुल स्टॉप, एन ओ नंबर, फुल स्टॉप 13, कॉमा, मरी का एम बड़ा, उसके बाद 23 मार्च, कामा 2021, फुल स्टॉप। ये चीज़ें आपने कामा फुल स्टॉप ठीक लगानी है, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो ना काटे जाएं। उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको आप डियर के बाद उसका नाम लिख लें, जिस तरह मैंने यहाँ डियर असद लिखा है। अगर आपने अपने पेरेंट्स को लिखना है, डियर फादर लिख लें, लिखेंगे फिर डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, या डियर फ्रेंड, अगर फ्रेंड है, या फ्रेंड का नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, हर लेटर के पहले दो फिक्रे आपने सेम ही लिखने हैं, ये ही याद कर लें। आई एम फाइन हेयर, आई होप यू विल बी फाइन आल्सो। ठीक है, अगर उसने आपको पहले हाथ लिखा हुआ है तो मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर भी लिख लें। ठीक है, और ये दो फिक्रे, आई एम फाइन हेयर, आई होप यू विल बी फाइन आल्सो, ये दो फिक्रे। उसके बाद जो भी आपने बात लिखनी है लेटर में वो लिखनी है, जिसके बारे में बात है। तो ये लेटर, इसके बारे में आपने, इसमें अपने फ्रेंड को इनवाइट किया गया है कि समर वेकेशन, ये शॉर्ट करके लिख दिया, वो बिल्कुल शॉर्ट करके। उसके बाद आखिर वाले दो फिक्रे, आई डू होप टू सी यू सून, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये दो फिक्रे भी आपने हर लेटर में लिख देने हैं। पहले दो फिक्रे और आखिरी दो फिक्रे आपने हर लेटर में लिख देने हैं। दरमियान में आपने वो जो लेटर है वो जिसके बारे में है वो आपने लिखना है, वो आपने याद कर लेना। ये शॉर्ट लेटर मैंने बना दिए हैं जितने भी हैं,
वो आपने सारे याद कर लेने हैं। अगर आप सारे याद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये जो फार्मेट है इसको याद ज़हन में याद रखें। और ये जो 2 फ़िक्रे शुरू में और 2 आखिर में और दरमियान में अपने पास से भी लिख दें तो आप के नंबर ठीक आ जाएंगे। उसके बाद एंड पे विद बेस्ट विशेस योर्स और आगे अपना नाम लिख दें, कोई भी नाम लिख दें। इस तरह आपका लेटर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है जी, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड हु यू हैवंट सीन और स्पोकन टू फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेल हिम हर अबाउट व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड आस्क हिम हर व्हाट ही शी हैड बीन डूइंग। तो अपने दोस्त को खत लिखें जो उसको आपने काफ़ी अरसा बाद देखा नहीं या बात नहीं की, उसको बताएं आप क्या करते रहे और वो जो है क्या करता रहा या करती रही। तो वही फॉर्मेट है पहले वाला ही, उसी को आपने एक बार ही याद करना है, उसी तरह लिख देना है। तो पहले 2 फ़िक्रे सेम, आखिरी 2 फ़िक्रे सेम, उसके बाद एंड वाला ये जो है ये भी सेम ही होगा। उसके बाद लेटर है, राइट अ लेटर टू अ कज़न एंड इनवाइट हिम और हर टू योर वेडिंग। अपने कज़न को खत लिखें और अपनी वेडिंग जो है, शादी है, उस पे उसको दावत दें। तो उसी तरह सेम है, उसी तरह आपने लिख देना। ये लेटर भी शॉर्ट करके लिख दिया गया आप लोगों के लिए ताकि आप आसानी से याद कर लें। राइट अ लेटर टू फ्रेंड हु you know has been having some problem, ask him or her how she is doing and if he needs your help। अपने दोस्त को खत लिखें जो कुछ मुश्किलात में था और उसको पूछें कि उसको आपकी मदद की ज़रूरत है या नहीं। तो उसी तरह से फार्मर लिख दें, पहली 2 फ़िक्रे और आखिरी 2 फ़िक्रे सेम, दरमियान में जो लेटर है वो लिखना है आपने। तो ये लेटर वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इन लेटर्स को आपने याद करना है, इम्तिहान के लिए तैयार करना है ताकि आपको इम्तिहान में कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये था लेक्चर। थैंक यू सो मच।